चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे एग्ज़ाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आए हैं पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर को लेकर। चैप्टर नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं सत्ता की जो साझेदारी है। सत्ता की साझेदारी में बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, मतलब कि हम लोग का जो भारत देश या फिर दूसरा देश में भी हम लोग देखते हैं कि कहीं पर लोकतंत्र है तो कहीं पर राजतंत्र है, कहीं पर पूंजीवाद का शासन है तो कहीं पर आपका मजदूर वर्ग का शासन है। तो इस तरह का शासन देखने को मिलता है और इसमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन पर हम लोग चलिए सवाल नंबर 1 पे कहता है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से है। ऑप्शन नंबर ए में है समानता की पोषक शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी में है स्थानीय स्वशासन का विकास। और ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। दूसरा नंबर सवाल कहता है, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर बी में राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी में केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर डी में प्रांतीय सरकार। तो 2 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्र सरकार। हम लोग का देश में संपूर्ण देश की जो सरकार को कहते हैं हम लोग केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में उसके अनुरूप बनाए गए संविधान पर चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग का जो शासन का जो प्रणाली है वो केंद्रीकृत है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और आपका एक राष्ट्रपति होते हैं और मिलकर वो संसद बनाते हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है कितना है। ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो 3 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 सूचियां है। ठीक है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची कितनी है, 3 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर सवाल कहता है, भारतीय संसद में कितने सदन है। 4 नंबर सवाल है आपका, भारतीय संसद में कितने सदन है। इसमें बोला गया है सदन कितना है, इसको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ए में है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 2, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 3, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 4। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। इसमें बोला है कि कितने सदन है, तो सदन बोलने से आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और यदि बोलेगा संसद के कितने अंग है तो उसका आपका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग है। लेकिन सदन कितने हैं, 2 है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। और जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता है तब तक कोई कानून नहीं बनता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, दोनों सदन में जाने के बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी में पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी में जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी में है आपका राज्य परिषद। तो हम तो बता ही दिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिला परिषद त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। ग्राम पंचायत में मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होता है और जिला परिषद में वो परिषद का चुनाव होता है, जिला परिषद, है ना। तो इसको आप लोग त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था याद रखना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
6 नंबर का सवाल है आपका, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है ना? कौन बुलाते हैं संसद के संयुक्त बैठक को? ऑप्शन नंबर ए में डिप्टी स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी में है आपका स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी में आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में प्रधानमंत्री। तो 6 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, बुलाते हैं जब उसका मन लगता है कि इसको हम लोगों को कुछ चेंज करना है या फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा बातचीत करना है, तो उसके लिए दोनों सदन को लेकर वो बैठक बुला सकते हैं संसद में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, राष्ट्रपति। 7 नंबर सवाल है, संघात्मक शासन व्यवस्था में आपका ऑप्शन है संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या क्या होता है। ए नंबर पे है आपका समस्त शक्ति संघ में केंद्रित रहती है। ऑप्शन नंबर बी में समस्त शक्ति संघ की इकाइयों में केंद्रित रहती है। ऑप्शन नंबर सी में समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर डी में कुछ शक्ति संघ में तथा अधिक शक्तियों संघ की इकाइयों के पास रहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का सी, यानी कि समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है, यानी कि शक्ति का बंटवारा होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर का सवाल है, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है। ऑप्शन नंबर ए में यह सत्ता का क्षेत्र वितरण है। ऑप्शन नंबर बी में यह लोकतंत्र की आत्मा है। ऑप्शन नंबर सी में यह राजतंत्र की आत्मा है। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। और लोकतंत्र क्या होता है? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों द्वारा जो चुनते हैं नेता, उसके द्वारा जो शासन चलाया जाता है, वह प्रत्येक पावर जो होता है ना, वो लोगों के पास भी होता है, आम नागरिक के पास भी होता है, और उसी के द्वारा दिया गया मतलब शक्ति मिलता है एक नेता को। तो ये हम लोग जो कवर कर रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस, फिर आपका जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहले इसको हम लोग कवर कर लेते हैं और इसके बाद फिर से रिवीजन करेंगे दूसरा अच्छा से विस्तार से करने का, है ना। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर सवाल में है आपका, भारतीय शासन प्रणाली कैसा है? ऑप्शन नंबर ए में संघात्मक है। ऑप्शन नंबर बी में न संघात्मक है न एकात्मक। ऑप्शन नंबर सी में है अर्ध संघात्मक है। ऑप्शन नंबर डी में एकात्मक है। तो 9 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संघात्मक है। इसको हम लोग पहले भी देख चुके थे, संघात्मक में क्या क्या आएगा बोल के। तो इसमें भारत का जो शासन प्रणाली है वह संघात्मक है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है, इसको लिख लीजिएगा, अपना कॉपी में नोट्स बनाएंगे, है ना, बना लीजिएगा। क्योंकि सारे चीज़ जो है ना, हम लोग क्वेश्चन जितने भी लिए हैं सारे इम्पोर्टेंट को हम लोग सेलेक्ट करके लिए हैं, जो एग्जाम में प्राय आता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 10 नंबर का सवाल है, बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? बेल्जियम एक देश है जिसका राजधानी है ब्रुसेल्स, है ना। तो ये कौन सा देश के साथ सीमा लगती है? ऑप्शन नंबर ए में है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी में जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी में है फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। तो 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस। न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इसको तीनों का तीनों याद कर लेना है। जर्मनी से संबंधित क्वेश्चन प्राय आता रहता है, हम लोग जितने दिन से देख रहे हैं, आप लोगों का टॉपिक में भी है। तो उसका जो शासन की जो प्रणाली है बेल्जियम का, आप लोग अपना टॉपिक में जो है उसको एक बार देख लीजिएगा। और हम लोग सारे चीज़ें सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और ये 3 देश के साथ मिलती है, जिसमें न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस है। और आप लोग अपना कॉपी में रीड डाउन कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसको, है ना। 2-3 बार पढ़ने से आपका याद हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है लिखना
और लिख के जब याद करोगे तो वो लंबे समय तक रहता है। तो इसीलिए हम लोग भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग लिखा कीजिए अपना कॉपी में, और उसको 2-3 बार पढ़ने से आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में सेट होने का ज़्यादा संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर का सवाल है, भारत का पड़ोसी द्वितीय देश कौन सा है? भारत का पड़ोसी द्वितीय देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी में है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी में है आपका श्रीलंका। तो 11 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल। द्वितीय पड़ोसी द्वितीय जो देश है वो कौन सा है? नेपाल है। तो नेपाल का राजधानी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बांग्लादेश का राजधानी हुआ ढाका, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, श्रीलंका का हो गया कोलंबो। तो नेपाल का जो राजधानी है आप लोग कृपया अपना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर। और 12 नंबर सवाल में है, सरकार के अंग है। सरकार का क्या क्या अंग होता है? ये भी शासन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सभी का सभी होगा आंसर, है ना। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर हो जाएगा। सरकार का कितना अंग होता है? 3 अंग होता है। और 3 अंग में से आपका क्या क्या आएगा? कार्यपालिका कार्य की व्यवस्था करेगा, न्यायपालिका न्याय देगा, विधायिका कानून की व्यवस्था करेगा, और ये सभी का सभी सरकार के अंग होते हैं। सरकार का कितना अंग है? 3 अंग। जितना दूर तक पढ़ोगे यही अंग आपको मिलेगा भारत के अंदर में। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बार आपको यदि दिमाग में याद हो गया तो ज़िंदगी भर यही आपका मतलब रहेगा। और इसको आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। आप लोग नहीं तो एक बार दोबारा सुन लेने से आपका याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए 12 नंबर का सवाल ख़त्म होता है और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर का सवाल है आपका, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? अब पहले बताया था क्या भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, अब कितना क्या बताया भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? तो हम पहले बता दिए हैं कितना अंग होता है बोल के। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में 5 दिया है। तो इसका जो सही आंसर है 3 होगा, जिसमें हम बता ही दिए हैं कौन कौन सा अंग है बोल के। आप लोग जो अंग है उस अंग का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर दें, क्योंकि इसी के द्वारा पूरा केंद्र सरकार अपना कानून बनाते हैं और उसी कानून के अनुरूप देश का संचालन किया जाता है ना। विभिन्न शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो ये 3 सदन तीन अंग कौन कौन सा है और 2 सदन कौन कौन सा है, इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। यदि आप सही में वीडियो को पूरी तरह से देख रहे हैं तो शायद आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा ये वाला। तो हम चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर का सवाल है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद का वेतन जानते हैं ना आप कितना होता है? संसद का जो वेतन है वो तो है ये है, साथ में उसका पेंशन भी है। हम लोग का सरकारी जॉब जितना भी करता है उसका मतलब जितना 60 साल पूरा होने के बाद अभी तो पेंशन की व्यवस्था को भी ख़त्म किया, लेकिन अभी तक संसद का वेतन को ख़त्म नहीं किया, जिस वजह से मतलब शासन ढीला हुआ है। और ऑप्शन नंबर ए में है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में है संसद। तो आपका 14 नंबर का लास्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद ही तय करता है कि संसदों के वेतन का निर्णय कितना होता है, कितना बढ़ाया जाएगा, कितना घटाया जाएगा, कितना पेंशन दिया जाएगा, किसको मतलब कहाँ पर कितना देना है, ये सारे का सारे जो निर्णय लेगा वो कौन लेगा? आपका संसद ही लेगा। वेतन का निर्णय कौन लेगा? संसद ही लेगा। ठीक है। तो संसद बनता कैसे है? एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा और एक हो गया राष्ट्रपति। तो ये पॉलिटिकल साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कहीं भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो ये वाला क्वेश्चन
ये वाला ऑप्शन, ये वाला टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये दावा के साथ मैं कह सकता हूँ कि यदि आपने इसको अच्छे से कर लिया तो पॉलिटिकल का बेसिक चीज़ आपका क्लियर हो। और आप सभी से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी नहीं आता है, कमेंट्स भी नहीं आता है। कुछ कमेंट्स में बताएंगे तभी ना हम लोगों को प्रेरणा मिलता है कि कौन सा टॉपिक पर हम लोग अच्छा से क्या क्या ऐड करके क्या क्या जोड़ के चले। अच्छा लगता है वीडियो को तो कमेंट्स मतलब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, और चाहते हैं कि फ्रेंड्स का भी कोई सहयोग हो तो शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं, मतलब अभी तक तो 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। जितना भी आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक, तो कृपया आप लोग उस वीडियो को देख लें। और हम लोग ये चैप्टर वाइज पूरे का पूरे मतलब विषय को कवर करने का हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों का एक सब्सक्राइब से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग अभी तक जितने भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो का आनंद आप ले पाए। तो इतना ही कहकर सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।